विराट का गुस्सा एक बार फिर से बेकाबू हो गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसको यूं अपने पास आते देख अमीषा डर गई और वो पीछे की तरफ हुई, लेकिन विराट ने फिर से उसके बालों को पकड़ लिया और उससे बोला, अगर तुम एक बहुत ही बुरी मौत से नहीं मरना चाहती हो तो मनाओ कि खुशी को कुछ न हो, नहीं तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। ये बोलकर उसने उसका बाल छोड़ दिया और एक कसकर चांटा उसके गालों पर जड़ दिया। उस चांटे भरते ही अमीषा के दो दांत टूटकर बाहर निकल गए। अनीता अब बहुत ज्यादा डर गई। विराट ने अपने गार्ड से उसे ले जाने को कहा और खुद कार में बैठ गया। राहुल कार ड्राइव करने लगा। विराट अपनी आंखों को बंद करके पीछे की तरफ सिर को टिका लिया। उसकी बंद आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने राहुल से कहा, जितना तेज हो सके उतनी तेज कार ड्राइव करो। राहुल ने हम वैसा ही किया। जल्दी दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। खुशी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। पूजा दादी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। विराट हॉस्पिटल में एक चेयर पर अपनी आंखों को बंद करके बैठा था। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा दर्द में था। वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही दादी ने विराट को देखा, वो दौड़कर उसके पास पहुंची। उन्होंने विराट के कंधों पर हाथ रखा। उनके हाथ रखते ही विराट की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी दादी से लिपट कर रोने लगा। उसको यूं बच्चों जैसा रोता देख दादी का भी कलेजा फटने को हो गया। दादी ने विराट के सिर पर अपना हाथ फेरा और बोली, रोते नहीं है मेरे बच्चे, खुशी को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख मेरे बच्चे, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। वो उस मासूम के साथ कुछ नहीं करेगा। दादी की बात सुनकर विराट बोला, नहीं दादी, वो ऊपर वाला बहुत निर्दयी है। उसने तो मुझसे और खुशी से सब कुछ बस छीना ही है। पहले हमारे माँ बाप, फिर हमारा बच्चा। ये सुनकर तो दादी के भी सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, क्या कहा बच्चा? तो क्या खुशी प्रेग्नेंट थी? अगर ऐसा था तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उसे बाहर जाने की इजाजत दी ही क्यों? अगर मैं जानती तो मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने देती। दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी थे। राहुल और पूजा दोनों एक दूसरे के पास ही अपने अपने हाथों को बांधे खड़े थे। तभी डॉक्टर बाहर आए। सारे लोग डॉक्टर की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने कहा, कांग्रेचुलेशन सर, उनकी इंजरी ज्यादा गहरी नहीं थी, अब वो सेफ हैं। सभी लोग एक राहत की सांस लेते हैं। विराट डॉक्टर से उसके बेटे के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उनसे कुछ भी पूछे। वो निराश नहीं होना चाहता था। तभी डॉक्टर ने कहा, हमें माफ कीजिएगा, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। ये बोलते समय डॉक्टर की आवाज थोड़ी सी धीमी और निराशा से भरी लग रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, हालांकि हमने उनका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप उनको जल्दी से जल्दी एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दें, जहां सारी सुविधाएं मौजूद हों। आप कल उन्हें वहां शिफ्ट कर सकते हैं। मैं उन्हें वहां भेजने के सारे इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर दादी उनको धन्यवाद देती है। विराट डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, क्या मैं उसे देख सकता हूँ एक बार? डॉक्टर ने विराट को देखा और हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा। विराट थोड़ा सा स्माइल करता है और खुशी के कमरे में जाता है। वो उसके पास जाता है और उसको प्यार से देखता है। विराट ने खुशी के सिर पर अपने हाथों को फेरते हुए बोला, मेरी जान, मुझे माफ कर दो। आज फिर एक बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। आज मेरी गलती की वजह से तुमने हमारा बच्चा खो दिया। ये बोलते हुए विराट की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो खुशी के हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम लेता है और आगे बोलता है, लेकिन मैं इतना वादा जरूर करता हूँ कि मैं अपने बच्चे के मौत का बदला लेकर रहूंगा। मैं अनीसा को मौत से भी बदतर सजा दूंगा। उसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी है।
मैं उससे उसकी जिंदगी ही छीन लूंगा। ये बोलकर वो खुशी के हाथों को चूम लेता है और उसके पास ही बैठ जाता है। सभी लोग पूरी रात हॉस्पिटल में रात बिताते हैं। सुबह होते ही राहुल को एक कॉल आता है। राहुल कॉल रिसीव करता है। उस वक्त विराट भी राहुल के पास ही था। राहुल कॉल पर सुनकर थोड़ा बेचैन हो गया और बोला, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। विराट ने जब उसे इतना परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? राहुल बोला, ओ अमीषा वो अमीषा ने खुद को मारने की कोशिश की है। विराट ने जब ये सुना तो वो गुस्से से पागल ही हो गया। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अनीता, तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी। तुम मेरे सामने मौत की भीख मांगोगी, तब भी मैं तुमको इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। विराट ने तुरंत ही राहुल से वहां का एड्रेस लिया और वहां जाने के लिए निकलने लगा। तो राहुल ने कहा, भाई मैं भी चलता हूँ। विराट ने कहा, नहीं, तू यहीं रुक और दादी और खुशी का ध्यान रख। मैं तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। राहुल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। विराट गुस्से में वहां से निकला। सुबह ही खुशी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई। दादी, खुशी और राहुल कार से एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल देते हैं। विराट जब अमीषा के पास पहुंचता है तो अमीषा उसको देखकर डर गई और 4 कदम पीछे हो गई। विराट गुस्से में धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने अमीषा को घूर कर देखा और उसके गले को एक हाथ से पकड़ लिया और दीवार से लगाकर उसको ऊपर की ओर उठा दिया। अमीषा छटपटाने लगी। विराट ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई खुद को मारने की? मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं मरने दूंगा। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा। अमीषा बार बार विराट के हाथ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। विराट ने अचानक ही उसको छोड़ दिया। अमीषा जमीन पर गिर गई। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। विराट वहां से मुड़कर जाने लगा तो वो हंसते हुए बोला, विराट, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है? क्या उसकी दुश्मन सिर्फ मैं हूँ? नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मुझे मार देने से तुम्हारी खुशी बच जाएगी तो तुम गलत सोचते हो। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। विराट ये सुनकर रुक गया। वो पीछे मुड़ा और झुककर उसने अमीषा के बालों को पकड़ लिया और खींचते हुए ऊपर की ओर उठाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन है जो खुशी को मारना चाहता है? बोलो, बताओ, बताओ मुझे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं आसान मौत दूंगा। ये सुनकर अमीषा हंसते हुए बोली, न, 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 मैं नहीं बताऊंगी। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। देखो मुझे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की? ये सुनकर तो विराट के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने अमीषा के बालों को और जोर से खींचा और बोला, नाम बताओ उसका, कौन है वो? बताओ मुझे, कौन है वो? अमीषा हंसी और बोली, विराट। मैं बस इतना बता सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारी जान खतरे में है। उसकी जान जो लेना चाहती है वो तो मुझसे भी ज्यादा नफरत करती है, खुशी से। अमीषा धीरे से विराट के कान के पास आती है और बोलती है, हॉस्पिटल चेंज मत करना, वरना तुम्हारी जान को कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए वो हंसते हंसते पीछे हो गई। विराट ने जोर से अमीषा के गाल पर चांटा जड़ दिया और उसके मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ कर बोला, नाम बताओ उसका। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा मेरे आदमी मजा ले तो नाम बताओ उसका। विराट की ये बात सुनकर अमीषा डर गई। वो डर से बोली, सनाया, वो खुशी को मारना चाहती है। वो उसके एम्बुलेंस को किडनैप करने वाली है। कल तुम्हारे आदमी मेरा फोन मुझसे छीनना भूल गए थे। उसने मुझे कॉल किया था। उसने ही मुझे खुशी के खिलाफ भड़काया था। उसने मेरा फायदा उठाया था।
ये बोलकर वो विराट के पैरों में गिर गई और बोली, विराट मुझे मारना है तो मार दो, पर मुझे उनके हवाले मत करो। विराट ने उसके हाथों से अपना पैर छुड़ा लिया और अपने आदमियों से कहा कि उसको जान से मार दे। ये बोलकर वो तुरंत अपनी कार की तरफ भागा और उसने तुरंत राहुल को कॉल लगाया। राहुल ने कॉल रिसीव किया। विराट घबराते हुए बोला, खुशी कहाँ है? राहुल ने जवाब दिया, हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं। वो आगे एम्बुलेंस में है। मैं दादी और पूजा कार से उनके पीछे हैं। विराट ने कहा, क्या तुमने वहां सनाया को देखा है? अपने आसपास देखो ध्यान से, वो खुशी को मारना चाहती है। उसे पता है कि हम खुशी को शिफ्ट करने वाले हैं। वो कल हॉस्पिटल में ही थी। तुम्हें आज सुबह झूठी कॉल आई थी। तुम चौकन्ना रहना। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। कहाँ हो तुम लोग? राहुल ने कहा, हम बस पहाड़ी के रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं। उसके बाद ही हॉस्पिटल है। मैं पूरी नजर रखूंगा। तुम जल्दी से यहाँ पहुंचो। विराट पूरी स्पीड से कार ड्राइव करता है। डर से उसका पसीना छूटने लगता है। वो खुद से ही बोलता है, नहीं कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। वो और तेज कार की स्पीड कर देता है। राहुल पूरी तरह से सतर्क रहता है, लेकिन तुरंत ही एक कार साइड से स्पीड में आती है और एम्बुलेंस से टकरा जाती है। दूसरी तरफ खाई होने की वजह से एम्बुलेंस और वो कार दोनों ही खाई में जा गिरती है। राहुल और पूजा दोनों की सांसें ही रुक जाती है जैसे। दादी तो लगभग बेहोशी हो जाती है। तभी सामने से विराट की कार भी आ जाती है। वो भी जब ये नजारा देखता है तो उसकी सांसें थम जाती है। थोड़ी देर बाद वहां से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगती है। 6 साल बाद विराट की कंपनी वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी बन जाती है। विराट अब कभी मुस्कुराता भी नहीं था। उसने खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि उसको किसी बात का कोई ख्याल ही नहीं रहता था। दादी भी अब बहुत कमजोर हो गई थी। खुशी के मौत के बाद से ही वो बहुत बीमार रहने लगी थी। विराट भी खुद को मार डालना चाहता था, लेकिन दादी के लिए उसे जिंदा रहना पड़ा। और एक वजह ये भी थी कि उसे पता चला था कि जितने भी लोगों की लाशें मिली थी उसमें से कोई भी लाश खुशी की नहीं थी। विराट को अब भी लगता था कि खुशी आज भी जिंदा है। वो बस इसी उम्मीद पर जिंदा था। वो लगातार 6 सालों से खुशी की तलाश कर रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन विराट को पूरा यकीन था कि खुशी जिंदा है और उसके पास जरूर लौट के आएगी। राहुल ने पूजा से शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वे लोग उससे मिलने हर वीकेंड पर आया करते थे। विराट जब उन बच्चों के साथ रहता तो अपनी सारी परेशानी भूल जाता था। वो उनको बहुत पसंद करता था। राहुल से विराट की ये तकलीफ देखी नहीं जाती थी। उसने एक दिन विराट से कहा, भाई मुझे लगता है तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए। जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती तो नहीं है। विराट ने जब राहुल के मुंह से इतना सुना तो उसने कस कर राहुल को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो चाहे कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। राहुल ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, और क्या हुआ अगर वो नहीं मिली तो? तब क्या करेंगे आप? विराट ने गुस्से में कहा, तब मैं भी चला जाऊंगा। उसके बाद मैं जिंदा अभी तक इसलिए हूँ क्योंकि दादी ने भी मेरे लिए यही किया था। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जब वो नहीं रहेगी तो मैं भी अपनी तलाश खत्म कर लूंगा और अपनी खुशी के पास चला जाऊंगा। राहुल अभी कुछ कहता तब तक पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो उसको लेकर वहां से चली गई। राहुल ने बाहर आते ही अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, तुमने मुझे क्यों रोका आगे कुछ भी बोलने से? मैं उनको यूं तकलीफ में जीता नहीं देख सकता।
उन्होंने खुद की हालत पागलों जैसी कर ली है। मैं उनको ऐसे करते नहीं देख सकता। राहुल के आंखों में आंसू भर आता है। वो अपने मुंह को दूसरी तरफ करते हुए बोलता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है पूजा, उनको इस हालत में देखकर। उनको इतना कमजोर मैंने कभी नहीं देखा। ये बोलकर वो रोते हुए पूजा के गले लग जाता है। पूजा उसके पीठ को हल्के से सहलाती है और उससे बोलती है, मैंने तुम्हें कुछ भी बोलने से इसलिए मना किया था क्योंकि नहीं चाहती थी कि तुम उनसे उनके जीने की एकमात्र वजह को भी छीन लो। वो खुशी को ढूंढने के बहाने ही सही, कम से कम जिंदा तो है। जिस दिन ये वजह उनसे छिन जाएगी वो भी जिंदा नहीं रहेगी। इसीलिए आज के बाद तुम उनसे कभी ऐसा फिर कुछ भी नहीं कहोगे। राहुल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी विराट बच्चों को अपनी बाहों में उठाए उनके पास आए और बोला, अगले वीकेंड वापस से जरूर आना। ये बोलकर वो वापस मुड़ने लगा तो राहुल विराट के गले लग गया और बोला, भाई मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। विराट ने राहुल को खुद से दूर किया और बिना किसी भावना के बोला, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और ये बोलकर वो वहां से चला गया। विराट अपने रूम में गया। उसने वो शर्ट निकाली जिस पर खुशी के लिपस्टिक के निशान बने थे। उसको अपने हाथों से छूते हुए बोला, मेरी खुशी, सब लोग कहते हैं कि तुम अब जिंदा नहीं हो, लेकिन सब पागल हैं। मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। यही तो, यही हो, मेरा इंतजार कर रही हो। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम जहाँ हो। बस मेरा इंतजार करो। उसके बाद उसने उस शर्ट को वापस से अलमारी में रख दिया और नहा कर सो गया। 2 दिन बाद विराट के ऑफिस में विराट एक मीटिंग में था। अचानक से उसका फोन रिंग किया। विराट ने कॉल देखा जिस पर एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था। विराट के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पिछले 6 सालों से जब भी कोई अननोन नंबर से कॉल आता था तो विराट के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को थाम लिया और कांपते हाथों से उसने फोन को उठाया। उसकी कंपनी के सारे लोग ये बात जानते थे कि विराट को आज भी किसी कॉल के आने पर अपनी बीवी की खबर का इंतजार रहता है। इसीलिए सब एकदम से शांत हो गए। विराट ने अपनी सांसों को थामा और उसने बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की ने बहुत ही उत्सुकता से बोली, अरे वाह, कॉल लग गया दादाजी। दादा जल्दी आओ। उस नंबर पर कॉल लग गया। विराट ने जब ये सुना तो वो निराश हो गया। उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन तभी फिर से कॉल आया उसी नंबर से। विराट ने पहले सोचा कि वो कॉल कट कर दे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसने कॉल उठा लिया और बोला, हेलो। कौन? उधर से एक बूढ़े आदमी ने कहा, हेलो साहब, हम राजू बोल रहे हैं। विराट को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ये नंबर कैसे मिला आपको? वो बूढ़ा बोला, ये नंबर तो सोना ने दिया है। विराट गुस्से से बोला, कौन सोना? मैं किसी सोना को नहीं जानता। दोबारा कॉल मत करना यहाँ। ये बोलकर वो फोन रखने वाला ही था कि तभी वो छोटी लड़की बोली, अरे साहब, पूरी बात तो सुनो, कॉल मत काटना। सोना नाम तो हमने उनको दिया है। वो कौन है ये तो हमको भी नहीं पता है। 6 साल पहले वो हमको मिली थी। पहाड़ी के किनारे पेड़ पर पड़ी थी, सफेद चादर में लिपटी थी। वो तो दादा की नजर पड़ी। वो मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हम पैदा होने वाले थे ना, इसीलिए तो उन्हें भी अस्पताल ले गए। वहां पता चला कि वो कोमा में, 3 साल तक कोमा में थी। एक दिन मैंने उनके हाथ को पकड़ा। पता नहीं क्यों मैंने उनको माँ कहा। जब मैंने माँ कहा तो उनकी उंगलियां हिलने लगी और वो होश में आ गई। जब उनको होश आया तो उनको कुछ याद ही नहीं था। तब से वो मेरी माँ बनकर यहीं मेरे साथ ही रहती हैं। लेकिन आज सुबह ही उन्होंने ना जाने कैसे मेरी कॉपी पर ये नंबर लिख दिया। मैंने पूछा तो वो बोली कि उनको नहीं पता ये किसका नंबर है। बस उनको याद आया तो उन्होंने लिख दिया। मेरा मन किया तो मैंने भी
मिला दिया। मुझे क्या पता था कि नंबर लग जाएगा। इतना सुनते ही विराट ने अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी खुशी नहीं संभल रही थी। वो उठा और खुशी से इधर-उधर घूमने लगा। वो वहीं जमीन पर बैठा, फिर मुस्कुराते हुए उठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सांसें खुशी से फूल रही थी। उसने भागकर रमेश को गले से लगा लिया। रमेश तो हैरान रह गया। वहां खड़े सभी लोग एकदम से शॉक में थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर विराट को हुआ क्या है, वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। इस पूरे समय वो लड़की अपनी बात को बोले जा रही थी और विराट सुने जा रहा था। उसने रमेश से रोते हुए कहा, वो जिंदा है, वो जिंदा है, मेरी खुशी जिंदा है। ये बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। रमेश ने सबको बाहर जाने को कहा। सब लोग हैरान थे और खुश भी। सभी लोग बाहर चले गए। रमेश ने उन लोगों से एड्रेस लिया और विराट से कहा, आपका विश्वास जीत गया सर। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। विराट और रमेश दोनों के ही आंखों में आंसू थे। रमेश ने प्राइवेट चॉपर को तैयार करवाया और दोनों उसमें सवार होकर निकल गए। उसने निकलने से पहले उन लोगों को कॉल किया और कहा, हम लोग आ रहे हैं, 4-5 घंटे में हम वहां पहुंच जाएंगे। उधर वो लड़की दौड़ते हुए गई और उस महिला से बोली, माँ माँ नंबर लग गया, वो लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने। माँ तुम हमको छोड़कर चली जाओगी? सोना बोली, नहीं मेरी बच्ची, जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो लड़की और सोना दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। उधर विराट के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो बेचैन हो रहा था। उसकी आंखें नम थी। आखिर वो वहां पहुंच ही गया। वो इलाका पहाड़ी के नीचे था। चारों तरफ पहाड़ ही थे। बीच में छोटा सा गांव था। किनारों से नदियां बह रही थी। वो बहुत खूबसूरत जगह थी। बड़े-बड़े पत्थर थे और पूरे रास्ते में छोटे-छोटे पत्थर भरे पड़े थे। अचानक से गांव में दो चौपर के उतरने की आवाज आई। सभी लोग हैरानी से आंखें बड़ी-बड़ी करके उसके तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने उससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गाड़ी तो बहुत मुश्किल से ही देख पाते थे लोग। तो ये तो हेलीकॉप्टर था। उन्होंने ऐसी चीज कभी पास से नहीं देखी थी। सब लोग इकट्ठा हो गए और उस तरफ देखने लगे। विराट उसमें से नीचे उतरा। साथ में रमेश भी था और उसके 4 बॉडीगार्ड दूसरे चॉपर से उसके पीछे उतरे। सब जब सब लोगों ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत आदमी उसमें से उतरा है, तो सबकी नजरें फटी की फटी रह गईं। लेकिन विराट की आंखें तो बस खुशी को ढूंढ रही थी। रमेश ने तुरंत राजू को कॉल लगाया। राजू वहीं था। वो डर से कांपता हुआ सामने आया। वो विराट के पास पहुंचा और बोला, साहब हमको माफ कर दीजिए। हमको नहीं पता था वो इतने बड़े घर से है। विराट ने उसको गले से लगा लिया और बोला, ऐसा मत कहिए बाबा, आपने तो मेरी बीवी की जान बचाई है। बस अब मुझे उससे मिलवा दीजिए। राजू बोला, चलिए साहब मैं आपको ले चलता हूँ। ये बोलकर वो लोग गांव की तरफ चल दिए। अब विराट की धड़कनें और तेज हो गई। उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, जो उसकी सुंदरता को और निखार रही थी। सभी लोग उसको मोहित होकर देखे जा रहे थे। उन्होंने इतना सुंदर आदमी आज से पहले बस टीवी में ही देखा था। विराट तेजी से हल्कते हुए खुशी से मिलने के लिए चला जा रहा था। वो उसको देखना चाहता था। वो उसको छूने के लिए बेताब था। उसको अपने बाहों में भरना चाहता था। उसके अंदर बहुत सी भावनाएं चल रही थी। राजू एक घर के सामने रुक गया और बोला, साहब वो अंदर है। रमेश को डर था कि कहीं ये किसी की चाल तो नहीं, कहीं सर के जान को खतरा तो नहीं। वो अंदर जाकर पहले खुद देखना चाहता था, लेकिन विराट ने उसे रोक दी और खुद अंदर की तरफ जाने लगा। वो घर बहुत छोटा था। विराट को अंदर झुक कर जाना पड़ रहा था। उसके कदम अब बहुत भारी मालूम हो रहे थे। उसके मन में खुशी और निराशा दोनों भावनाएं चल रही थी।
उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अंदर की ओर गया। उसने दोनों कमरों में देखा, वो उसको नहीं दिखी। वो बेचैन हो गया। उसने बेचैनी से पूरे घर में दौड़ लगाई और हर तरफ देखने लगा। वो बार-बार आवाज़ दे रहा था, खुशी, खुशी, लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखी। वो राजू के पास गया और बोला, कहाँ है वो? कहाँ गई वो? तभी एक प्यारी-सी छोटी-सी लड़की आई और बोली, अंकल, माँ तो नदी के किनारे भाग के गई हैं। जब मैंने उनको आपके आने के बारे में बताया तो वो डर कर नदी के किनारे भाग गई। राजू बोला, चलिए साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन विराट ने कहा, नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं खुद अकेला ही जाऊंगा। वो दौड़ता हुआ नदी के किनारे की तरफ जाता है। आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद उसको एक लड़की पतली सी लाल साड़ी में उसके बाल कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। वो बहुत डरी हुई थी। उसने नदी की तरफ मुंह किया हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी, धूप भी चमकीली सी थी। विराट ने अपने कदम रोक लिए। उसने उस लड़की को पीछे से देखा। उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। वो एक एक कदम चल कर उसकी तरफ बढ़ा। उसने उस लड़की को आवाज दी, खुशी, खुशी। जब उस लड़की ने खुशी नाम सुना तो उसको कुछ जाना पहचाना नाम लगा। उसके दिमाग में कुछ यादें दौड़ गई। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसने मुड़कर उस आवाज की तरफ देखा। वहां उसे एक बहुत ही खूबसूरत आदमी दिखाई दिया। उसने जब उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग में बहुत सारी यादें घूमने लगी और वो बेहोश होने लगी थी। जब विराट ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अपने आप ही उसके कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसको नीचे गिरने से बचा लिया। उसने उसको अपने गले से लगा लिया और बोला, खुशी, मेरी खुशी, तुम जिंदा हो। मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। सब मुझसे कहते थे कि तुम मर गई हो, लेकिन मेरा दिल जानता था कि तुम जिंदा हो। उसने खुशी के होश में आने का इंतजार भी नहीं किया और वहीं पर नीचे बैठ गया और खुशी को अपनी बाहों में भर कर पागलों की तरह चूमने लगा। उसने खुशी को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि उसने उसे छोड़ दिया तो वो कहीं गायब हो जाएगी। आधे घंटे तक रोने और उसको चूमने के बाद उसको ध्यान आया कि वो अभी भी होश है। उसने तुरंत ही उसको गोद में उठाया और नदी के किनारे ले गया और उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारा। खुशी को होश आया। खुशी ने होश में आते ही विराट का चेहरा अपने सामने देखा। उसने कांपते हाथों से विराट का चेहरा छुआ और बोली, विराट, आप आ गए। विराट ने जब अपना नाम खुशी के मुंह से सुना तो उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दोनों ने एक दूसरे को अपने गले से लगा लिया। विराट और खुशी ने बहुत देर तक एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बातें की। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आई। खुशी और विराट ने उस प्यारी बच्ची को गोद ले लिया। विराट ने राजू और बाकी गांव वालों की बहुत मदद की। उनके गांव की सभी समस्याओं को दूर कर दिया। 2 साल बाद विराट और खुशी को एक बेटा हुआ। खुशी ने एक बार फिर से फैशन वर्ल्ड में वापसी की और फेमस हो गई। दादी गुजर गई। विराट और खुशी हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन बिताने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।